स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, बदलते हुए युग के साथ हमें अपनी कैपेबिलिटीज को भी चेंज करते रहना चाहिए। हर युग में ऐसी एक कमोडिटी होती है जिसकी दुनिया भर में डिमांड रहती है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये कुछ बेसिक नीड्स हैं। और एक समय था जब इंडिया रोटी में एग्रीकल्चर और कपड़ा में टेक्सटाइल्स में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। अनलेस जब ब्रिटिश ने हमें कॉलोनाइज कर लिया और उसके बाद नेट एक्सपोर्टर की जगह हम नेट इंपोर्टर बन गए। आज़ादी के बाद हमने कई सालों तक ये कोशिश की लगातार कि अपनी इंडस्ट्री को हम मजबूत कर सकें, लेकिन हम डोमेस्टिक कैपेबिलिटी को डेवलप ही नहीं कर पाए। लेकिन आज के युग में हमारे पास एक मौका है अपनी एक हिस्टोरिकल वीकनेस को खत्म करने का, और वो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में नजर आ रहा है। पिछले कई सालों में लगातार किए गए परिवर्तनों के चलते फॉक्सकॉन जैसे दुनिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मैन्युफैक्चर भारत को एक बहुत ही क्रूशल पार्टनर के रूप में देख रहा है, जहां पर वो अपनी कई सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेटअप कर सकता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन शर्मा और स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, जहां पे आज हम एक इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों फॉक्सकॉन इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को एस्टैब्लिश करना चाहता है। इंडिया में ऐसा क्या है जिससे कि फॉक्सकॉन यहां आ रहा है और इंडिया को इससे क्या फायदा या नुकसान हो सकता है, चैलेंजेस क्या हैं। तो पूरे मुद्दे को डिस्कस करते हैं। और यहां पे एक बहुत क्रूशल बात से मैं शुरू करूंगा कि इंडिया की हिस्टोरिकल एक मिस्टेक रही है। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, हर देश के लिए उसकी अर्थव्यवस्था जरूरी रहती है। अब किसी भी अर्थव्यवस्था को अगर आप देखेंगे तो उसके ढांचे में 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर भी कह देते हैं। प्राइमरी एग्रीकल्चर के साथ ताल्लुकात रखता है, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग के साथ रखता है ताल्लुकात, और टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज आ जाती हैं। अब होना ये चाहिए, और अगर दुनिया के ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टोरी आप देखेंगे तो वहां पे होता यह है कि सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर इवॉल्व होता है। इस प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ से सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल मिलता है और सेकेंडरी सेक्टर में फिर बूम करवाया जाता है। और सेकेंडरी सेक्टर में जब बूम होता है, लोगों के पास पैसा आता है, तो उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है, तो उससे सर्विस सेक्टर ग्रो होता है। तो फ्रॉम प्राइमरी वी गो टू सेकेंडरी एंड फ्रॉम सेकेंडरी वी गो टू टर्शरी। लेकिन इंडिया में हिस्टोरिकली ये हुआ, इंडिया ने अपनी सेकेंड स्टेज को स्किप कर दिया। आजादी से पहले एग्रीकल्चर में, इवन बिफोर कॉलोनाइजेशन, इन एग्रीकल्चर में हम लोग बहुत आगे थे। लेकिन आजादी के बाद हमारी इंडस्ट्री का इतना बुरा हाल हो गया था क्योंकि ब्रिटिश ने कभी चेष्टा ही नहीं की कि वो इंडस्ट्री को यहां पे डेवलप करें, और ना ही उनकी ऐसा कोई मंशा थी। क्योंकि अगर इंडिया में इंडस्ट्री डेवलप हो जाती तो फिर उनके स्कॉटलैंड में बने, मैनचेस्टर में बने मैन्युफैक्चर्ड मशीन गुड्स कौन खरीदता। तो इसलिए इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग ब्रिटिश रूल की वजह से, कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री की वजह से हमेशा कमजोर रही, और आजादी के बाद अनेकों कारणों के चलते हम कुछ खास कर नहीं पाए इसमें। तो बेसिकली ये हमारा हिस्टोरिक ब्लंडर है, और इसमें कुछ बहुत क्रूशल गलतियां इंडिया ने की हैं। जैसे कि आपको सबको पता होगा कि लाइसेंस राज का एक दौर था, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग, क्या फैक्ट्री सेटअप करना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी। तो लाइसेंस राज की वजह से काफी हमें नुकसान हुआ, और एक ऐसा समय था जहां पे ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या फिर इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर के पास थी, जिसका मतलब है कि वो सरकार द्वारा नियंत्रित की जा रही थी। और इतिहास गवाह है कि भारत में भी फ्रांस और ब्रिटिश दोनों ने अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश की। उसमें फ्रांस हार गया, ब्रिटेन जीत गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्राइवेट कंपनी थी, उनके पास एक मोटिवेशन थी कि प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है। फ्रांस की सरकारी कंपनी थी, उसके पास इतना, उसको पता था कि सरकार है पीछे फंड देने के लिए, घाटे में भी चलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर इन पब्लिक सेक्टर में नो डाउट इन्होंने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की। एक ऐसे समय पर जहां पे प्राइवेट सेक्टर इतना ब्लूम नहीं कर पा रहा था, तब इन्होंने उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश की। लेकिन पॉलिसी पैरालिसिस के चलते ये स्टैग्नेशन आनी स्टार्ट हो गई, और भारत की अर्थव्यवस्था को ग्रोथ जो चाहिए थी वो मिल नहीं पा रही थी। इस डिक्लाइन करती हुई इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से हम इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट नहीं कर पाए। राइट, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं हुई तो हमारे पास वो पैसा नहीं आया जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में यूज कर सकते थे, ताकि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को दुनिया के और भारत के अलग अलग कोनों में पहुंचाने के लिए हम कनेक्टिविटी दे सकें। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम था, और सबसे खराब चीज जो हुई वो थी रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब होता है दोस्तों कि ये जो बाबू लोग हैं, IAS IPS ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स प्राइमरीली, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है कि कॉलोनियल लेगेसी की वजह से। ठीक है, आप सबको पता है कि सिविल सर्विसेज का ओरिजिन कॉलोनियल इंडिया से स्टार्ट हो गया था। तो कॉलोनियल हैंगओवर के चलते ब्यूरोक्रेसी का काम को बढ़ावा देना नहीं बल्कि उसको रोकना बन गया।
कि किस तरीके से कौन से ऐसे पॉइंट्स को, क्योंकि अंग्रेजों में यही पॉलिसी थी कि कोई भी इंडियन अगर इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है तो वो पॉइंट्स ढूंढे जाएं जिससे वो इंडस्ट्री सेटअप ना कर पाए। उस हैंगओवर के चलते आजादी के बाद भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो सरकार का काम है कि उसको प्रोत्साहन दे, लेकिन वो प्रोत्साहन मिल नहीं पा रहा, तो उसको क्या कह रहे हैं, रेड टेपिज्म। लेकिन आज के दौर में काफी चीजें बदल चुकी हैं। आईएएस ऑफिसर्स बल्कि बहुत जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट को और इंडस्ट्री को फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिससे कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है। और आप सब यंगस्टर्स जो हमारे इस लेक्चर को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अगर आईएएस ऑफिसर बन के देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बहुत बड़ी योगदान देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी नाम है एबीसी, तो एबीसी कमेटी की रिकमेंडेशंस किसी समय पर बच्चे जरूर अपनी तैयारी के समय भी पढ़ेंगे। और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से यूपीएससी आईएएस 2024 की तैयारी करें। अब इसके बारे में मैं फटाफट आपको थोड़ा बताऊंगा कि स्टडी आईक्यू ने एक कोर्स स्टार्ट किया है। कोर्स का नाम है P2I, जहां पे प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक आपको हर चीज मुहैया कराई जाती है जो एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस कोर्स के अंदर आपको कई चीजें मिलेंगी, जैसे कि लाइव क्लासेस, इन लाइव क्लासेस की बाद में रिकॉर्डिंग्स भी रहेंगी, ज्ञानवानी सेशंस होते हैं जहां पर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स आके अपने करियर की कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स शेयर करते हैं। तो जब आपको पता होता है कि किस चीज के लिए आप ये पेन झेल रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मोटिवेशन फैक्टर आता है। इसी के साथ साथ 1-to-1 मेंटरशिप रहती है, जहां पर एक कंसर्न पर्सन आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। कोई भी दिक्कत आती है, समस्या आती है, उनके साथ डिस्कस करके आप अपनी तैयारी को कोर्स करेक्ट कर सकते हैं एज एंड व्हेन नीडेड। इसी के साथ डेली हम एक आंसर देते हैं जिसको आप प्रैक्टिस करके अपनी आंसर भी इंप्रूव कर सकते हैं। वो इवैल्यूएट भी होता है। वीकली टेस्ट होते हैं जो लाइव क्लास में एक हफ्ते में जितना भी कवर किया, स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर्स, उसका टेस्ट होगा, 50 एमसीक्यूज का टेस्ट होगा, तो मॉनिटर कर सकते हैं आप अपनी ग्रोथ। करंट अफेयर का डेली बेसिस पे प्रोग्राम है जहां पर पीडीएफ और वीडियो रहेगा। मंथली मैगजीन भी इसमें मिलेगी और अपना टाइम बचाने के लिए आप स्ट्रेट अवे चाहें तो मंथली मैगजीन भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास टाइम है तो डेली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स कर सकते हैं। प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, उसकी टेस्ट सीरीज विद नो एडिशनल चार्ज इसमें मौजूद है, और मेंस का क्रैश कोर्स, मेंस की टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको मुहैया कराई जाएगी। तो दोस्तों, अदरवाइज ये कोर्स 45,000 का होता है। CS लाइव कोड यूज करने से ये आपको यूजुअली 30,000 का मिलता है, बट आजादी के अमृत महोत्सव के पर्व के अवसर पर यह कोर्स आपको मात्र रुपए 26,999 में मिल जाएगा अगर आप CS लाइव कोड अप्लाई करेंगे ड्यूरिंग योर चेकआउट। ठीक है, और इसी के साथ अगर आप ऑप्शनल भी तैयार करना चाहते हैं तो वो कोर्सेज भी हैं, ये आपके सामने ऑप्शनल हैं, अलग अलग ऑप्शनल, हम 9 ऑप्शनल सर्व करते हैं। तो CS लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप मात्र 13,000 रुपए में अपने ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हैं। और दोनों की इंटीग्रेटेड तैयारी करनी जरूरी है, तो स्टडी आईक्यू की ऐप में जाके जब आप P2I बैच में एनरोल करेंगे तो अपना मनपसंद का ऑप्शनल भी उसमें ऐड कर लीजिएगा, CS लाइव कोड लगा लीजिएगा, और सिर्फ 37,998 में आप ये पूरे के पूरे कोर्स को अवेल कर सकते हैं, GS एज वेल एज ऑप्शनल। तो आपके पूरे यूपीएससी की तैयारी एकदम निश्चिंत रूप से की जा सकती है। हैविंग सेड दैट, अगर आपको फर्दर गाइडेंस चाहिए तो टेलीग्राम पे मेरे इस चैनल को जरूर फॉलो करना। पर्सनल हैंडल मेरा ये है @HELLOCHANDAN, हेलू चंदन, और इंस्टाग्राम पे यहां भी मुझे फॉलो करना मत भूलें। तो दोस्तों, पिछले 10 सालों में हमने हमारे मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए कई तरह के बदलाव लेके आए हैं, राइट। ये बदलाव को अगर आप देखेंगे तो शुरुआत इसकी मेक इन इंडिया प्रोग्राम से ही होगी थी, जहां पर यह संकल्प लिया गया था हमारी सरकार द्वारा कि हम भारत को दुनिया की फैक्ट्री बनाएंगे, कि जो चाइना 1980s में कर चुका था और उसका फायदा अब वो भोग रहा है, तो वो चीज हम नो डाउट लेट हैं, लेकिन हम चाइना से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चाइना का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वहां पे पब्लिक सेक्टर द्वारा ओन्ड एंटिटीज हैं, भारत में डेमोक्रेसी है, तो इसका फायदा लोगों तक, ग्रास रूट लेवल तक हम पहुंचा सकते हैं। तो मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत अच्छी तरह से की गई इंप्रूवमेंट, चाहे वो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी का कोड आया हो, राइट, या फिर वो रेड टेपिज्म को कम करने की बात की गई हो, आईएएस ऑफिसर्स की एडिशनल काउंसलिंग जहां पर उनको कहा जा रहा है कि आप फैसिलिटेट कीजिए कि कैसे बिजनेस सेटअप किया जाए, राइट। जीएसटी के इंट्रोडक्शन से भी टैक्सेस की कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एंड इसमें काफी सारा जो टैक्स ऑन टैक्स लगता था और लीकेजेस होती थी उनको प्लग किया गया। इसके चलते सरकार के पास वो पैसा आया, राजकोष में इतना पैसा इकट्ठा हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में उसे लगाया गया, और यही इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग को कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि जो सामान, जो उत्पादन होगा उसको अपनी मार्केट तक भी तो पहुंचना है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, सड़कें नहीं होंगी, एक्सप्रेसवेज नहीं होंगे, हाईवेज नहीं होंगे, तो कैसे चलेगा? डिलेज आएंगे, कॉस्ट ज्यादा लग जाती है, कितनी कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं ट्रकों की, क्या है? कॉस्ट ही तो है, वो कॉस्ट उसमें लग रही है ज्यादा।
राइट। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी हमें फायदा मिल रहा है एंड ओवरऑल सरकार धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर में जो उसकी ओनरशिप थी उसको कम करके उसमें प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप बढ़ा रही है, जिसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। इस डिसइन्वेस्टमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन दिया जाए कि वो इंडस्ट्री और इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना भरपूर योगदान दे। ठीक है, इसमें डिफेंस सेक्टर को भी हमने कई प्राइवेट एंटिटीज के लिए उसे खोल दिया है। तो इसमें जब प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होता है तो कई ऐसे हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यूजुअली थे जिनका काम ये होना चाहिए था कि वो कमर्शियल ग्रोथ, ठीक है, वो कमर्शियल एंटिटीज थी। रेलवे की फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, रेलवे एक कमर्शियल डिपार्टमेंट है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका ऑपरेशंस वाला पार्ट सरकार के पास होना चाहिए, लेकिन जहां पर मुनाफा हो सकता है वो प्राइवेट एंटिटीज कर सकती हैं, क्योंकि उसके ऊपर वैसे भी वो टैक्सेस देंगे, सर्विसेज ज्यादा अच्छी मिल सकती हैं आम जनता को, तो उसका भी फायदा है। इन सारी चीजों के चलते आप कह सकते हैं कि एक तरीके से पिछले 10 सालों में भारत ने ग्राउंड वर्क, ठीक है, पिछले 10 सालों में नहीं, खैर इससे पहले भी काफी ज्यादा कोशिशें चल रही थी, ठीक है, ऐसा नहीं कि सब कुछ पिछले 10 सालों में है, उससे पहले भी काफी ग्राउंड वर्क हो गया था। हाँ, उसकी स्पीड जरूर बढ़ गई पिछले 10 सालों में और एक ग्राउंड वर्क तैयार हो गया है जहां पर हम मैन्युफैक्चरिंग को वो रिक्वायर्ड पुश दे सकते हैं। हमारा बिजनेस एनवायरमेंट अच्छा है, भारत ऐसे समय पर बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है जहां पूरी दुनिया में एक डिक्लाइन दिख रहा है। वो कोविड का असर हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर का असर हो, दुनिया में ग्लोबल डिमांड डिक्लाइन पे है, ग्लोबल जीडीपी डिक्लाइन पे है, लेकिन भारत उस केस में भी एक अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। ज्यादा लोग होने की वजह से 140 करोड़ से ज्यादा हमारी आबादी है, हर कोई कंज्यूम करेगा, तो हमारी कंज्यूमर इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, तो हमारी डिमांड हर चीज की इंडिया में बहुत ज्यादा है। इसी के साथ हमने अपनी एजुकेशन सेक्टर में भी इंप्रूवमेंट की है, ठीक है, दिल्ली के स्कूलों से लेकर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जैसी स्कीम्स के चलते स्किल डेवलपमेंट बहुत बढ़िया तरीके से हुई है पिछले कई सालों में, और इनोवेशन हब्स को भी काफी बढ़ावा मिला है। रिसर्च फाउंडेशन जो अभी रिसेंटली एनआरएफ, ये न्यू इसका बिल भी पार्लियामेंट में टेबल हुआ है, सो उस केस में हमारा इनोवेशन सेक्टर भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। एंड अल्टीमेटली जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंडिया इज वेरी स्ट्रांग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इज सो स्ट्रांग दैट हर कोई भारत में निवेश करना चाहता है, और यही कारण है दोस्तों कि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन इज लुकिंग एट इंडिया टू एक्सपैंड इट्स प्रोडक्शन। फॉक्सकॉन ताइवान की एक कंपनी है, ताइवान लगातार चाइना के घेरे में रहता है, चाइना यूएस के साथ पंगा लिया हुआ है, लेकिन ताइवान क्या है, ताइवान यूएस को बड़ा प्यारा है। ताइवान इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करता है कि उसका बहुत सा कंपोनेंट यूएस को जाता है। अब अगर चाइना ने यूएस को, मतलब यूएस, ताइवान आप समझ सकते हैं कि उस तोते की तरह है कि जिसकी, यूएस एक राक्षस है जिसकी जान ताइवान नाम के तोते में है, कुछ इस प्रकार की सिचुएशन है, और तभी चाइना बार बार ताइवान में घेरा लगा के कुछ ना कुछ ऐसे करता रहता है, राइट। बट वही बात है, अगर वॉर हुई और ताइवान जहां पे जान है यूएस की, अगर उसको कुछ किया तो फिर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन वाली बात हो जाती है, जो ज्यादातर देश अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए लड़ाई नहीं होती, बट हाँ छेड़ते रहते हैं एक दूसरे को। तो ताइवान को पता है कि चाइना का खतरा है, पता लगे, अब यूक्रेन को भी क्या हुआ, रशिया ने इन्वेड कर दिया, नेटो बचा पाया नहीं, यूक्रेन खत्म, उड़ गया पूरा का पूरा, तबाह हो गया वो पूरा देश। नेटो अभी भी सोच रहा है, एड कर रहा है, हेल्प कर रहा है, लेकिन जो नुकसान होना था लोगों का वो तो हो गया ना। तो ताइवान इसी दर में है, और इसलिए ताइवान अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बनाना चाहता है, ताकि अगर किसी समय पर ताइवान में कुछ गलत होता भी है तो उसकी अर्थव्यवस्था चलती रहे थ्रू द बिजनेस दैट इट्स डूइंग इन इंडिया। तो उसी के चलते अभी कुछ समय पहले ये बात आई थी कि केएम स्टॉलिन साहब के साथ फॉक्सकॉन के डायरेक्टर ने, सीईओ ने मीटिंग की थी, जहां पे $194 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात चल रही थी तमिलनाडु में, जहां पर एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनना था कांचीपुरम में। इनकी ऑलरेडी चेन्नई के पास आईफोन की एक फैक्ट्री है, राइट, एंड कांचीपुरम में ये न्यू फैक्ट्री बना रहे थे। हालांकि $194 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के बारे में तो इन्होंने डिनाई किया, लेकिन न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में इन्होंने डिनाई नहीं किया, राइट। तो हो सकता है ये $194 मिलियन का थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डेफिनेटली बन रही है। इसी के साथ साथ इस साल की मई में इन्होंने एक नई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है तेलंगाना के कोंगार कलान रीजन में, जहां पे एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप होने जा रहा है। और इस $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के ऊपर अभी रिसेंटली $150 मिलियन फॉक्सकॉन ने और अनाउंस किए हैं। इस $150 मिलियन में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनेगी, इसके ऊपर काफी सारे सवाल हैं, लेकिन हाँ, फॉक्सकॉन ने कंफर्म कर दिया है, और एक तरीके से साउथ इंडिया की ये दो स्टेट्स आपस में रेस में लगी हुई हैं। आप सब जानते हैं
इसको हम पहले भी डिस्कस एक बार कर चुके हैं कि तमिलनाडु भारत के 40% इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और तमिलनाडु को भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री भी कहा जाता है। तेलंगाना में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ 6% है, बट इट इज कैचिंग अप फास्ट। और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, ये $550 मिलियन की इन्वेस्टमेंट तेलंगाना को भी तमिलनाडु के काफी करीब लेके आ सकती है। और इतना ही नहीं, साउथ इंडिया की बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जो खुली बाहों से फॉक्सकॉन को आमंत्रित कर रही हैं कि वो उनके यहां भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सेटअप करें, राइट। तो कर्नाटका ये एक एग्जांपल है जो फॉक्सकॉन का काफी फेवरेट डेस्टिनेशन है। बैंगलोर आप सब जानते हैं, उसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सिलिकॉन क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। आईटी इंडस्ट्री, बहुत बड़ा हब आईटी इंडस्ट्री का बैंगलोर में है और फॉक्सकॉन $1 बिलियन सेटअप करना, $1 बिलियन इन्वेस्ट करके यहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपैंड करना चाहते हैं, ठीक है, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपैंड करना चाहता है। सो दिस इज क्वाइट बिग। और साउथ इंडिया बेसिकली भारत का अल्टीमेट एक डेस्टिनेशन बन रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, बाय फॉक्सकॉन, राइट। सो ये काफी अच्छी डेवलपमेंट है और अल्टीमेटली फॉक्सकॉन देखते हैं कि इस जो इन्वेस्टमेंट हो रही है आखिर किस चीज के लिए हो रही है। तो फॉक्सकॉन बहुत सारी चीजें बनाता है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस में इसका मेन काम है। एप्पल के आईफोन का सबसे बड़ा कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन है, ठीक है। तो मोबाइल नेटवर्क में आईफोन कंपोनेंट्स बनाता है, गूगल पिक्सल डिवाइस में इसका काम होता है, गेमिंग इक्विपमेंट्स में भी इसका इस्तेमाल होता है, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग इक्विपमेंट्स इसके बनते हैं। एंड अब ये देख रहा है कि इंडिया में ये जो आंध्र में बन रहा है, तेलंगाना में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन रही है, बहुत से विशेषज्ञों का ये मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में ही हो सकता है कि एक्सपेंशन हो, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे 2023 के हिसाब से भारत की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट 49% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखेगी बिटवीन 2022 टू 2030। 49% ग्रोथ, राइट, 2022 से लेके 2030 तक। और इसमें 10 मिलियन एनुअल सेल्स हो सकती हैं। 10 मिलियन एनुअल सेल्स का मतलब 1 करोड़ गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की, और इससे कितनी नौकरियां प्रोड्यूस हो सकती हैं? 50 मिलियन, 5 करोड़ जॉब्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास है। और जैसे एक समय पर टेक्सटाइल में, इंडिया का टेक्सटाइल पूरी दुनिया में हाई डिमांड में था और जिसकी वजह से इंडिया सोने की चिड़िया हुआ करता था, तो आज के समय पे इंडिया को सोने की नहीं, सिलिकॉन की चिड़िया बनना है, ठीक है। तो वही चीज है, देखते हैं कि सेमीकंडक्टर की चिड़िया आप कह सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या आगे होता है। इसमें जो हमारा चैलेंज रहने वाला है, चैलेंज ये रहेगा कि इंडिया को अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बना के रखनी पड़ेगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहनी चाहिए, और चाहे सरकार बदले पर ये प्रोजेक्ट्स पर इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा हमारे पास जो खतरा है वो है चाइना से। चाइना ताइवान में आए दिन कुछ ना कुछ घुसपैठ की धमकियां, घुसपैठ के एग्रेशन, ये सब करता रहता है। तो ताइवान और इंडिया की बढ़ती नजदीकियों से हम हमारे पड़ोसी मुल्क को बहुत ज्यादा विचलित नहीं कर सकते। तो हमें डीहाइफनेट करना है, ठीक है, कि मतलब जो हमारे संबंध ताइवान के साथ हैं, हमें चाइना को ये बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि सॉवरेन कंट्री होने के नाते हमारा ये अधिकार है कि हम जिस देश के साथ चाहें, जहां पे हमें अपना फायदा दिख रहा है, इकोनॉमिक फायदा, उसके साथ हम संबंध बनाएंगे। ताइवान से बनी इस फैक्ट्री से हम चाइना के ऊपर गोला नहीं फेंक रहे, चाइना की किसी शिप को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, उसकी किसी टेरिटरी को एक्रोच नहीं कर रहे, ठीक है, या उनके सिपाहियों पे बैट के ऊपर कील लगा के उनको पीट नहीं रहे। तो इसलिए चाइना को विचलित नहीं होना चाहिए और कोशिश यही रहनी चाहिए कि एशिया के 2 बड़े जायंट्स आपस में अच्छे संबंध बना के रखें, क्योंकि ये चाइना और इंडिया को ये समझना चाहिए, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने चाहिए, ताइवान को भी अपने साथ रखना चाहिए। क्योंकि देखो दुनिया पे दोस्तों एशियंस का राज शुरू होगा, यूरोप का टाइम खत्म, यूक्रेन रशिया वॉर के बाद बिखरा हुआ है, नाउ इज द टाइम फॉर एशिया। और ये बात चाइना, अगर आप सुन रहे हैं, इस चीज को समझ लीजिए, इंडिया आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर बन सकता है और दोनों मिलके एशिया को नई बुलंदियों पे पहुंचा सकते हैं। यूरोप कभी नहीं चाहेगा कि एशिया डेवलप करे, और इसलिए उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन भी किया। जाते जाते अंग्रेज बांट के चले गए, क्योंकि अगर यूनाइटेड अखंड भारत होता तो क्या होता? अखंड भारत से इंडियन ओशन का इतना बड़ा कोस्ट लाइन किसके पास था? भारत के पास। इंडियन ओशन का इतना बड़ा ट्रेड कहां से? भारत के थ्रू होना था। तो आज हम बहुत स्ट्रांग पावर होते, अगर हम स्ट्रांग होते, यूरोप खतरे में होता। तो इसलिए हमारा विभाजन किया। अभी भी वक्त है, समझ जाइए, भारत के साथ अच्छे संबंध आपको, हमें और पूरे जगत को बहुत आगे पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करने से पहले आपके लिए एक प्रश्न। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है, तो इस क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं? कमेंट में ऑप्शन का आंसर जरूर बताइएगा। और कोर्सेज में एनरोल करने के लिए जो कोड आपको यूज करना है वो कोड है CSLIVE। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Study IQ IAS
अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।